सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल की पजल। तो ये हमारी पहली पजल है जिसमें कि एक सर्कुलर टेबल है और उस पर 10 लोग बैठे हैं एंड सम ऑफ देम फेस इनसाइड व्हाइल सम ऑफ देम फेस आउटसाइड, अदर्स फेस आउटसाइड। तो कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब दो बंदे जो एडजेसेंट हैं वो सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं, पर दो से ज्यादा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देन कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन डू नॉट सिट टुगेदर। मतलब ए बी सी डी ऐसे अल्फाबेटिकली कंसिक्यूटिवली अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। हम सॉरी बैकग्राउंड को नॉइज आ रही हो तो हम 10 बंदे बिठा लेंगे, 4 इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 2 बना लेते हैं, केस तो सारे हमारे बनने ही चाहिए, ठीक है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर एंड बोथ फेस डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो हम कंडीशंस लिख लेते हैं पहले। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख लो। 3% सिट्स बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। पता नहीं कौन कहाँ बैठेगा। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ये कंडीशंस लिख रहे हैं हम एक साइड में से, ठीक है। देन पी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम वी, पी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम वी, मतलब 2 बंदे आएंगे बीच में, 3 प्लेसेस अवे। कौन कहाँ बैठ रहा है पता नहीं, दोनों तरफ एरो लगा दीजिए। एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के सेकंड टू द राइट ऑफ एन बैठेगा, ठीक है। मोर देन 3% सिट्स बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 3+ लोग बैठ रहे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन, ठीक है। चाहे इस तरफ से कर लो एम के, चाहे इस तरफ से कर लो, किसी साइड से भी कर लो। 3 लोग बैठेंगे, 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑपोजिट आएगा, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा बैठेंगे तो मतलब 4 बैठेंगे, ठीक है। 4 बैठेंगे तो ये ऑपोजिट बन ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर हम इस साइड से भी ज्यादा गिनना चाह रहे हैं 3 से, अगर हम 3 से कम रखते हैं, मान लो हमने 3 रख दिए, इस साइड हम 5 रख दिए, तो एक साइड से तो कम हो जाएगा ना, दोनों साइड में 3 से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों साइड में 3 से ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी एक ही बनती है कि दोनों आमने सामने बैठे, ठीक है। तो ये अच्छी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमारी पजल ईजी बनाएगी, पर अभी हम नहीं करेंगे, हो सकता है यहाँ से शुरू करें तो हमारी पजल ना भी बने, ठीक है। देन एस एन, पहले कंडीशंस लिख लो सारी। एस एन एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो एस और एन जो है वो इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे, ठीक है। देन यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस एंड बोथ ऑफ देम फेस आउटसाइड, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, 2 बंदे बैठेंगे थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ठीक है। एंड बोथ फेस आउटसाइड, दोनों जो है आउटसाइड देखेंगे दोनों। नेक्स्ट इज टी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, टी जो है वी के सेकंड लेफ्ट में नहीं बैठेगा, क्रॉस बना दो लिख के, ठीक है। बोथ एम एंड वी फेस द सेम डायरेक्शन, एम और वी जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें। अभी ओ इसमें दिख रहा है, ओ इसमें दिख रहा है, और ओ से आर एन क्यू लिंक हो रहा है, क्यू से फिर वी लिंक हो रहा है, वी से पी, बहुत सी चीजें लिंक हो रही है, तो हम ओ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको एक बार ओ रख देते हैं, ठीक है। ओ दोनों में रखेंगे, एक में इनसाइड दिखा दो, एक में आउटसाइड दिखा दो। अब यहाँ से फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी पजल, ठीक है। तो ओ के थर्ड टू द राइट में आर बैठा है, तो इस तरफ राइट जाएंगे तो यहाँ पे आर बैठेगा, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये भी अंदर देखेगा, इसका राइट इस तरफ होगा 1 2 3 आर, ये बाहर दिख रहा है तो ये भी बाहर दिख रहा है, ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है। देन ओ और क्यू के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ठीक है, 1 2 3। अगर मैं क्यू यहाँ बिठाती हूँ तो इसकी कंडीशन थी कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन डू नॉट सिट टुगेदर, तो हम क्यू यहाँ नहीं बिठा सकते, तो ऑब्वियस रीजन है क्यू इस तरफ आएगा, तो 1 2 3 क्यू, क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आर के बगल में क्यू नहीं आ पाएगा 1 2 3 करके, तो इस तरफ आ जाएगा 1 2 3 क्यू, ठीक है। तो हमारी ये वाली भी सॉल्व हो गई। अब क्यू का 2 छोड़ के वी बैठा है, ठीक है। अब क्यू का 2 छोड़ के वी बैठा है, क्यू का डायरेक्शन हमें नहीं पता, इनसाइड आउटसाइड है, पर हम देखते हैं पॉसिबिलिटी कुछ बन रही है क्या। तो इस वाले में ये केस फर्स्ट है, ठीक है, और ये केस सेकंड है। अगर इस वाले में मैं 2 छोड़ के वी इधर बनाऊं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर पहले से बैठा है, तो ऑब्वियसली इस साइड आएगा वी, तो जो 2 छोड़ के वी इस तरफ आ जाएगा। और अगर ये इस तरफ आ रहा है मतलब क्यू के डायरेक्शन इनसाइड है, क्योंकि क्यू के थर्ड टू द राइट में वी आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम, इधर छोड़ के 2 छोड़ के वी इधर नहीं बिठा पाएंगे, आर पहले से बैठा है, तो इस तरफ आ जाएगा वी, और वी क्यू के राइट में आना चाहिए, तो क्यू आउटसाइड दिख रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। ये भी होगा सॉल्व। देख लो कितनी इजीली कट होती जा रही है। तो स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना पड़ता है, कनेक्शंस ढूंढने पड़ते हैं, कनेक्शंस अगर आपको एक बार मिल गया तो अपने आप स्मूथली पजल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब पी और वी में भी कनेक्शन है, पी और वी में भी 2 लोग बैठे हैं। अब 2 लोग पी इधर नहीं बिठा सकते क्योंकि 2 लोग बैठ के क्यू पहले से बैठा है, तो इस तरफ ही बिठाएंगे ऑब्वियसली, तो पी इधर बिठा दिया। पी और आर अल्फाबेटिकली एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन दोनों का नहीं पता, पी और वी का, ठीक है। बस ये है कि 2 बंदे बीच में बैठे थे, ठीक है। सेम इसमें इधर पी नहीं बिठा सकते तो इस तरफ पी बिठा देंगे, ठीक है, डायरेक्शन दोनों की नहीं पता, तो ये वाली भी सॉल्व होगी। अब हमें एन बिठाना है पी से रिलेटेड, ठीक है। अब पी से इधर एन इधर आ नहीं पाएगा, वो पहले से बैठा है, तो एन इधर आएगा। एन इधर आ रहा है मतलब पी के सेकंड टू द राइट में आ रहा है, मतलब पी पक्का इनसाइड दिख रहा है, तभी इसका राइट एन बन पाएगा, ठीक है। सेम इधर ओ बैठा नहीं आ पाएगा तो एन इधर आएगा। अब एन पी बाहर दिखेगा तभी एन इसके सेकंड टू द राइट में आएगा, ठीक है। ये सब सॉल्व हो गया। और ये वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी हमने पहले देख ली थी कि 3 लोगों से ज्यादा बैठने चाहिए एम और पी के बीच में, तो एम और पी के बीच में 3 से ज्यादा मतलब 4 बिठाएंगे हम, दोनों साइड से देख लो एम के, तो 4 ही होने चाहिए, मतलब 3 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। एम हम यहाँ बिठा देते हैं, इस साइड से भी देखें तो 1 2 3 4 जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 एम यहाँ बिठाएंगे, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, जस्टिफाइड, सब सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब ये क्या लिखा था, एस, हाँ एस, ठीक है। अब इसमें एम और वी के डायरेक्शन हमें सेम दी हुई थी, ठीक है, एम और वी के डायरेक्शन, अभी हमें वी की डायरेक्शन नहीं पता, एम की भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता, लेट इट बी। उसके बाद एस जो है यू के थर्ड टू द राइट में बैठेगा और दोनों आउटसाइड देखेंगे, ठीक है।
अब इसमें ये वाली कंडीशन है एस और यू वाली, ठीक है। तो एस इधर नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता एस इधर? क्योंकि एस और एन इकट्ठे नहीं आएंगे, ये वाली कंडीशन रहेगी थी, ठीक है। ये वाली कंडीशन एस और एन, एस इधर नहीं आ सकता एन के बगल में, ठीक है। और यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यू और वी फिर अल्फाबेटिकली वो हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव हम बिठा नहीं सकते। सेम इसमें एस इधर नहीं आ सकता एन के बगल में और वी के बगल में यू नहीं आ सकता। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एस इधर बिठाते हैं और यू इधर बिठाते हैं, दोनों आउटसाइड देखने चाहिए, ठीक है। दोनों को आउटसाइड दिखाते हैं, ठीक है। सेम इसमें हम एस इधर नहीं आ सकता तो हम एस को इधर प्लेस कर सकते हैं और यू को हम इधर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और दोनों को बाहर देखना है। देन हम टी यहाँ प्लेस करेंगे और इसमें क्योंकि देखो ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर, तो इसको अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों अगर बाहर हैं तो ये अंदर जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिवली 3 तो इकट्ठे नहीं आ सकते सेम डायरेक्शन में, 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बोला हुआ है कि वी के ना सेकंड लेफ्ट में टी नहीं होना चाहिए, इसके वी के सेकंड लेफ्ट में टी आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। इसमें टी की यही जगह बच्चे यहाँ प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। अब ये दोनों अंदर देख रहे हैं तो ये बाहर देखेगा, ठीक है, ये बाहर देखेगा। फिर ये दोनों अगर अंदर देख रहे हैं तो ये बाहर दिखेगा, ठीक है। अब ये एक अंदर ये एक बाहर दिख रहा है और एम और पी इसमें हम वी के सेकेंड लेफ्ट में टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वी को हम अंदर दिखा देंगे ताकि सेकेंड लेफ्ट में टी नहीं आए, है ना, राइट साइड में टी आ जाए, ठीक है। तो एक ही बचता है फिर ये एम का डायरेक्शन क्या होगा, फिर एम का डायरेक्शन और कोई हमारी कंडीशन छूट गई है, बोथ एम एंड वी आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एम को भी हम इनसाइड कर देंगे, तो ये वाला जो है हमारा सही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पजल हमारी ये कोडिंग डिकोडिंग वाली है, ठीक है। ये ऐसे कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं और इसको अल्फा न्यूमेरिक वे में कोड किया रहता है और हमें इसको डिकोड करना रहता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो हमें ना यार नंबर सारे ऐसे स्क्वायर से नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। तो हमारे नंबर सारे स्क्वायर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 36 36 25 25 36, 9 स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर, सारे 4 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ तो है जो इसको स्क्वायर बना रहा है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर्स काउंट करके देख लेते हैं, फिर हम कॉन्सोनेंट्स काउंट करते हैं, वोवल्स काउंट करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जाते हैं, हम लेटर्स काउंट करके देखते हैं सब में कितने कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें जाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि 2 सेम है, तो हमें डिफरेंस समझ में नहीं आया। हम उसमें जाएंगे जिनमें ज़्यादा डिफरेंस है, तो सेकंड वाले में जाएंगे तो 25 36 और 9, मतलब तीनों अलग अलग है, मतलब तीनों फिर हम काउंट करके देखें तो कुछ डिफरेंसेस तीनों में आने चाहिए। तो हम ये लेटर्स काउंट करेंगे इनके, तो ब्राइट में 6 लेटर्स हैं, लाइट में 5 हैं और सन में 3 हैं। तो 5 का 25, 6 का 36 और 3 का 9, समझ आ रहा है ना। इससे हमें समझ आ गया कि ये सारे काउंट करने पे स्क्वायर हो रहे हैं, पर अभी यहाँ पे कंक्लूजन हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। हम बाकी का भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, 1-2 वर्ड, ताकि हमें ये पक्का हो जाए कि ऐसा ही रूल फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट वाले वापस जाएंगे, इसमें ऑरेंज में 6 है, विंडो में 6 है और फ्रेम में 5 लेटर्स हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि 2 जगह 36 36 क्यों था, क्योंकि ऑरेंज में 6, विंडो में 6 और फ्रेम में 5, मतलब 25। या बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं, मॉडर्न में जैसे कि 6 हैं, किचन में 7 हैं और टूल्स में 5 है। तो 7 वाले का 49 हो गया, इसका 36 हो गया मॉडर्न का, देन टूल्स का 25 होगा। तो हमें समझ में आ चुका है। तो हमने जिस चीज़ से शुरू किया था, ब्राइट लाइट सन, हम इसी को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ब्राइट का हमें 6 वाला है तो हमारे पास Y36 कोड है, ठीक है। लाइट है, लाइट का हमारे पास 5 वाला कोड है तो O25 है और सन का हमारे पास H09 है। तो हम ये तो सॉल्व कर चुके हैं इतना, ठीक है। 25 मतलब ये 5 लेटर्स है इसमें, 36 मतलब इसमें 6 लेटर्स हैं और 09 मतलब यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। एक चीज़ तो कोड हो चुकी है, अब हमें बस ये डिकोड करना है कि YOH ये किसके बेसिस पे आ रहा है। अब हम आगे पीछे के लेटर्स या कोई मिडिल लेटर देखते हैं। अब मिडिल सबका बन नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का कुछ मिडिल बनेगा नहीं। हाँ, ऑड लेटर्स है उनका मिडिल बन जाएगा, इसका G बन जाएगा, इसका U बन जाएगा, पर इसका कुछ मिडिल बन नहीं पाएगा, तो मिडिल हम नहीं चेक कर सकते। तो आगे पीछे वाले लेटर्स चेक करते हैं कि इनसे कोई रिलेशन है या नहीं है। तो हम सबसे पहले आगे वाले लेटर्स चेक करते हैं। तो बी जो अल्फाबेटिकल सीरीज में किस उस पे आता है, पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और टी किस पे आता है, 20 पे। एल किस पे आता है, 12 पे। टी 20 पे। एस आता है 19 पे और एन आता है 14 पे, ठीक है। तो हम पहले आगे वाले चेक कर लेते हैं। तो वाई ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ऐसे करके पूरा जेड तक 26 होता है, ठीक है। तो आप ये पूरी सीरीज एक होती है वो याद कर लीजिएगा, रिवर्स में भी याद कर लीजिएगा। और इसके ऑल्टरनेट क्या होता है, जैसे ए का ऑल्टरनेट जेड होता है 26, ये दोनों मिलकर 27 बनाते हैं। बी का ऑल्टरनेट जो होता है वो वाई होता है 25, ये दोनों मिलकर भी 27, मतलब सारे ऐसे 27 बनाएंगे, ठीक है। सी का जो ऑल्टरनेट होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, ये 24 होता है, ये 3 और 24 मिलकर भी 20, मतलब सब 27 ही बना रहे होते हैं एट लास्ट, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कुछ कुछ कि 2 और 25 27 बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, इसका 15 होता है ओ का, तो 12 और 15 मिलके ये फिर से 27 बन रहा है, ठीक है। 19 का चेक करते हैं, H8 होता है, 19 और 8 मिलके 27 बन रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि जो लेटर्स आ रहे हैं वो सारे इसके ऑल्टरनेट लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो ये आ रहे हैं वो नंबर आ रहा है वो इसका जितने लेटर्स हैं उसका स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे बाकी सबके भी बना सकते हैं, जैसे हम और लास्ट वाले का बनाते हैं, चलो क्विक,
ठीक है, जज और व्यू। क्विक जज व्यू से हमें समझ में आ रहा है 2 5 के हैं, 1 4 का है, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला किसका है। अब 25 25 2 है, हम नहीं लिख सकते, चलो हम 4 वाला एक बार लिख देते हैं, E16, ठीक है। अब V क्या होता है, 22 होता है और E5 होता है, समझ आ गया, ये 27 बन रहा है, ठीक है। तो अब J लिख लो पहले, J 10 होता है, Q होता है वो 17 होता है, 10 होता है तो इसके साथ हमें क्या चाहिएगा, 17 चाहिएगा। 17 क्या होता है, Q 17 होता है ना, यहाँ पे भी देखा हमने Q 17 होता है, 17 होता है, तो इसके साथ Q 25 आएगा और बचा हुआ J 25 इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि J 10 होता है और ये 17 होता है, ये दोनों मिलकर भी 27 बनेंगे, ठीक है। ये है कोडिंग डिकोडिंग, ये थोड़ा इजी लेवल का ही है, इससे भी एडवांस लेवल के आते हैं, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, हम और आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल रोज वाली पजल, ठीक है। 2 पैरेलल रोज है, 12% बैठे हैं, मतलब 6 ईच बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रो में कौन बैठा है, MNOPQR सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हम लिख लेंगे रो 1 सारे ऊपर देख रहे हैं, MNOPQR नीचे यहाँ बैठे हैं, और नीचे की तरफ रो 2 है। रो 2 रो 1 भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि रो 1 में क्या क्या है, फिर आप वापस क्वेश्चन पढ़ने जाओगे, इससे अच्छा फटाफट यहीं लिख लो, इतना टाइम नहीं लगता लिखने में। UVWXYZ, ठीक है, 6 बैठे हैं, और ये साउथ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम कंडीशन से शुरू करते हैं। X फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। अब R क्योंकि रो 1 में बैठा है तो R इधर बैठेगा। X फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, मतलब 1 2 3, थर्ड ये बैठा है तो इसको X फेस करेगा, ठीक है, मतलब कि 1 2 3, ये चार तो बन गए हमारे। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ R, तो एटलीस्ट 1 मतलब एक तो बैठेगा ही बैठेगा। अगर सिर्फ एक बिठा रहे हैं तो एक हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, 6 पूरे करने के लिए, ठीक है। सेकंड हम बनाते हैं कि R के थर्ड के सामने X बैठा है, 1 2 3, एटलीस्ट 1 मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा 2 ही हो पाएंगे क्योंकि हमारे 6 पर्सन है, तो 2 इधर बिठा दो, ठीक है। तो ये सेट बनेगा या फिर ये वाला सेट बनेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एटलीस्ट 1 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ R, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ X इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ O। लेफ्ट ऑफ X, ये जो साउथ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, ठीक है, और नॉर्थ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, ठीक है। ये आप समझ जाइए, अपना राइट लेफ्ट करके देख लेना। आप एक बार इस तरफ बैठेंगे तो लेफ्ट ये आएगा, और इस तरफ बैठेंगे तो लेफ्ट ये आएगा, ठीक है। इस तरफ बैठेंगे तो राइट ये आएगा, और इस तरफ बैठेंगे तो राइट ये वाला आएगा, ठीक है। इससे आप समझ जाना। तो x, इसने बोला है कि x के लेफ्ट में जो बैठे हैं वो 1 लेस है जो o के राइट में बैठे हैं। तो x के लेफ्ट में 1 बैठा है तो मतलब o के राइट में कितने बैठने चाहिए, 2 बैठने चाहिए। अब o नीचे वाले में आएगा तो o के राइट में 2 बैठने चाहिए, 2 बैठे, ठीक है। x के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा तो मतलब o के राइट में 1 बैठना चाहिए, है ना, 1 लेस बैठा है क्योंकि o के राइट में 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। देन v फेसेस m एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w। v फेसेस m, v ऊपर बैठेगा, v फेसेस m, m नीचे बैठेगा, v फेसेस m एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w। अब ये v का लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w, आई एम सॉरी, इस तरफ होगा। V सिट्स, V लेफ्ट में बैठा है, W लेफ्ट में नहीं बैठा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ है ये वाले जो है, ये साउथ है, और V सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W बैठ रहा है, ठीक है, तो इधर बैठेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा है हमें कहीं सेट करना है, W एक छोड़ के V M, इसको हम सेट करेंगे। अगर हम इसको यहाँ सेट करें, W एक छोड़ के V M आ सकता है, W एक छोड़ के V M नहीं आ सकता, W एक छोड़ के V नहीं आ पाएगा, W एक छोड़ के V M यहाँ आ सकता है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो हम एक और बना लेंगे फटाफट, इतना टाइम तो लगता ही नहीं है, फटाफट लिख लो। एग्जैक्टली बना लिया रेप्लिका, 2 जगह पॉसिबिलिटी देखी थी तो हम बिठा देंगे W V और ये M, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन गई थी हमारी, तो W V और ये M, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, W V सॉरी W छोड़ के V M यहाँ नहीं आ पाएगा, W एक छोड़ के V M यहाँ आ जाएगा, W एक छोड़ के V नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, W एक छोड़ के V और यहाँ पे M, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। देन U सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W, U सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W, U ऊपर बैठेगा तो W का लेफ्ट इधर होगा, U सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W, मतलब U इस तरफ आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो P और Q के बीच में ऑड नंबर बैठेंगे, और ये जो कहीं एंड पे बैठेगा, तो P और Q नीचे आएंगे कहीं, तो या तो Q यहाँ आएगा या Q यहाँ आएगा, और उनके बीच में ऑड बैठेंगे, ठीक है। तो Q अगर इस तरफ आता है, ऑड बंदे बिठाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि P फिर इधर ही बैठ पाएगा, तो 1 2 3 4 ऑड नहीं हो पाएंगे इसके बीच में, तो Q हमें इस तरफ बिठाना पड़ेगा ताकि 1 2 3 ऑड होके P इधर आ पाए, ठीक है। सेम इसमें देखेंगे, Q इधर आएगा तो 1 2 3 P इधर आ सकता है, Q इधर आएगा तो 1 2 3 P नहीं आ पाएगा, तो Q हमें इधर बिठाना पड़ेगा एंड के लिए, और P इधर। इसमें देखेंगे तो दिख रहा है Q हमें इधर ही बिठाना पड़ेगा, 1 2 3 P इधर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कुछ भी एक भी केस कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 1 है, ये 1 का पार्ट A है, और ये केस 2 है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई, एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q एज बिटवीन U एंड Y। P और Q के बीच में जितने बैठे उतने ही U और Y के बीच में बैठेंगे, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। आप चाहो तो सारी कंडीशन एक बार में लिख लो, आप चाहो तो ऐसी वाली चीज़ों में आप साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। जब पैरेलल रो बेस्ड पजल्स आती हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर आप लिख के करोगे साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, अगर आप फास्ट कर सकते हो तो ये मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा है। P और Q में जितने उतने U और Y में भी होने चाहिए, ठीक है। P और Q में 1 2 3 है तो U और Y में भी 3 होने चाहिए, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पर हमें नहीं पता कि Y इधर आएगा या U इधर आएगा, ये Y इधर आएगा या U इधर आएगा, हमें नहीं पता अभी, पर इतना पता है कि W किधर आएगा। तो हम आगे थोड़ी सी और कंडीशन पढ़ लेते हैं। U सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y, अब जी ये बोल दिया Y के लेफ्ट में ही U बैठेगा, तो पक्का है कि Y इधर आएगा, U इधर आएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे हम
इसमें भी 3 बैठे हैं क्यू और इसमें, लेकिन इसमें 3 बैठ ही नहीं सकते क्योंकि ये 3 हमने पहले ही फिल कर दिए डब्ल्यू एक्स वी से, तो ये केस कैंसिल हो गया। इसमें हम देखेंगे पी और क्यू में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 इसमें आ पाएंगे, ठीक है। तो वाई इधर आ जाएगा और यू इधर आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू के इधर ही आना चाहिए, वाई के भी इधर आना चाहिए यू, ठीक है। ये केस अभी तक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट दे रखा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी इधर आएगा, ठीक है। तो अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तो राइट ऑफ जी इज मोर देन टू द लेफ्ट ऑफ जी, है ना, पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। तो पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है। यहाँ पे जी रखते हैं, टू द राइट ऑफ जी 2 है, टू द लेफ्ट ऑफ जी 3 है। तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि राइट साइड में ज्यादा होनी चाहिए जी के, जी का राइट साइड तो ये होगा ना क्योंकि ये सब साउथ फेस कर रहे हैं, तो इस तरफ होगा। तो ये वाला केस हमारा सही बनेगा। ये पहले ही कैंसिल हो गया था। अब इसमें कौन बच गया, एक बंदा जो भी बच गया वो लिख दो, एन बच गया गेस, है ना। तो ये वाला केस जो है हमारा केस, आई एम सॉरी थोड़ा मैसी हो रखा है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये केस मैं थोड़ा फ्रेश लिख देती हूँ कैसे बना है, ठीक है। डब्ल्यू वाई वी जी एक्स यू, ठीक है। डब्ल्यू के सामने क्यू पी एम ओ पी एन, ये बना है, ठीक है। ये आंसर है इस वाली पजल का, आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एक ये वाले क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शंस वाले। एट द रेट मीन्स ए इज एक्स मीटर्स ईस्ट ऑफ बी, हैश मीन्स ए इज एक्स मीटर्स वेस्ट ऑफ बी, ठीक है। मतलब इसका मतलब इन सिंबल्स का मतलब ये है कि ये ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है साउथ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमें पता है कंपास जैसे हम बना लेते हैं, डायरेक्शन दिखाने वाला जो होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, ठीक है। इतना सबको पता है। तो एट द रेट का मतलब क्या है, मतलब ईस्ट, ठीक है। तो एट द रेट हम इधर लिख देंगे, हैश का मतलब है वेस्ट, हैश हम इधर लिख देंगे, ठीक है। एंड का मतलब है नॉर्थ, एंड इधर आ जाएगा, और परसेंटेज का मतलब है साउथ इधर आ जाएगा। अब इसमें क्या सीधा सीधा दिया हुआ है, ए इज एक्स मीटर्स ईस्ट ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते थे कि बी इज एक्स मीटर्स वेस्ट ऑफ ए। अगर ऐसा इस कंडीशन में दिया रहता तो हम इसको माइनस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको जब आगे कंडीशंस पढ़े हम इसको सीधा ना पढ़ के उल्टा पढ़ेंगे। जैसे एक्स परसेंटेज का मतलब साउथ है, एक्स इज, ये जो ब्रैकेट में एक्स दे रखा है ये एक्स मीटर्स, एक्स जो ब्रैकेट में दे रखा है एक्स मीटर्स, ठीक है। तो एक्स इज 16 मीटर साउथ ऑफ टी ना पढ़ के हम इसको, अगर टी परसेंटेज एक्स दिया होता तो हम इसको उल्टा पढ़ते, ठीक है। टी इज 16 मीटर साउथ ऑफ एक्स, ठीक है। पर इसमें सारे सीधे सीधे ए से बी ए से बी ए से बी ए से बी दे रखे हैं, अगर बी से दे रखे होते तो हम इसको उल्टा पढ़ते, ठीक है। लिखा ऐसे होता पर उल्टा दे रखा होता इसका डिनोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इस वाले को पूरे को फॉर्म कर लेंगे, या तो हम क्वेश्चंस के हिसाब से फॉर्म करते हैं जितना समय चाहिए होता है, पर अभी मैं पूरा सॉल्व करना सिखा रही हूँ तो मैं पूरे इसको फॉर्म करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है, इसके कोडिंग के बेसिस पे। तो x इज परसेंटेज t 16, x इज परसेंटेज t, परसेंटेज मतलब साउथ होता है, तो t के 16 मीटर्स साउथ है x, ये इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी से कनेक्शन, जैसे डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्शन सेंस वाले, तो ये डायरेक्शन सेंस वाला ही क्वेश्चन है, बस ये कोडेड डायरेक्शन सेंस है, ठीक है। अब हमें टी से ही कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना हम कैसे बनाएंगे। अब ये डब्ल्यू आई अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, हम डब्ल्यू आई कहाँ बनाए, हम इसके साथ कहाँ ज्वाइन करें, तो हम टी या एक्स का ही कोई वेरिएबल देखेंगे साथ वाला, ठीक है। तो एक्स तो हमें और कहीं नहीं दिख रहा, टी है यहाँ पे, टी के साथ वाई है, एट द रेट है, एट द रेट का मतलब ईस्ट होता है, तो वाई इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ टी, तो वाई इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ टी, ठीक है। अब वाई से जोड़ लो, डब्ल्यू और वाई का दिखा रखा है यहाँ पे, डब्ल्यू इज डॉलर, इसका मतलब एंड, सॉरी एंड वाई, डॉलर भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू एंड वाई 8, ठीक है। एंड का क्या मतलब है नॉर्थ, तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रहा है, डब्ल्यू जो 8 मीटर नॉर्थ है वाई के, ठीक है। नेक्स्ट है हम डब्ल्यू को यू से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यू हैश डब्ल्यू, देखो सारे एक एक बार आ गए ना सब में, यू हैश डब्ल्यू, हैश क्या होता है वेस्ट होता है, तो यू इज वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, हाउ मच वेस्ट, यू इज 7 मीटर्स वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, तो यू इज 7 मीटर्स वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब हम यू से रिलेट कर लेंगे, यू से कौन कनेक्ट हो रहा है, एस कनेक्ट हो रहा है, एस इज 12 मीटर साउथ ऑफ यू, एस इज 12 मीटर साउथ ऑफ यू, तो 8 तो ये आ गया और 4 और आ जाएगा, तो यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। ये 8 था ना, 8 आ गया और 4 इसका चला गया, नीचे कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, ठीक है। अब एस आ गया, एस से Z को कनेक्ट कर सकते हैं, Z को कनेक्ट कर सकते हैं, Z इज 17 मीटर्स ईस्ट ऑफ S, Z 17 मीटर्स ईस्ट ऑफ S, तो 7 तो ये हो गया, ये 7 था, ये 7 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब 10 और यहाँ पे, तो ये Z हो गया, ठीक है। अब Z S हो गया, ये 3 हो चुके, ये हमारा हो चुका, U एंड W हो चुका, Y एंड T हो चुका, V एंड Z बचा एक हमारा बस, ठीक है। तो V इज 20 मीटर साउथ ऑफ Z, 20 मीटर्स, तो यहाँ तक ये कितना आ गया था हमारा, 4 आ गया था, तो नीचे कितना बच रहा है 12, तो यहाँ तक हमारा 12 हो जाएगा, नीचे 8 और बचेगा, यहाँ पे हमारा V आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल्स थे हमारे इसमें, आप इसमें काउंट करके देख लेना, हमने सारे के सारे 8 वेरिएबल्स प्लेस कर दिए हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू X, ऐसा एक क्वेश्चन होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। या फिर आपको बोल देंगे व्हाट इज डिस्टेंस विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस S एंड V, तो आपको ये 17 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और अंडर रूट करके S एंड V का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट इज 13 पर्सन्स हैं जो 3 जनरेशन फैमिली के हैं, ठीक है। ये फैमिली वाला ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है।
तो 13% बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्ट होता है, प्रीलिम्स में आता है 5-6% का आता है, ठीक है, 6-7 का आ जाएगा, 13 इज़ वेरी मच। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। इसमें से 4 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, 4 आर मैरिड, मेल मत लिख लेना, एम कहीं लिख के छोड़ दो और 4 मेल समझ जाओ, ठीक है। और 13 इसमें टोटल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ बस, ठीक है। कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है जी, कोई भी किसी का पेरेंट बता दिया मतलब वो सिंगल तो नहीं होना चाहिए, उसके स्पाउस जरूर होंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आई इज द फादर ऑफ जी, ठीक है। फादर के लिए हम ये स्क्वायर डिनोट करते हैं, और मतलब फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम सर्कल डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्लस और माइनस से भी करते हैं, पर आई प्रेफर दिस वन, ठीक है, ठीक है, छोड़ो। तो आई इज फादर ऑफ जी, अब जी का हमें जेंडर नहीं पता, एंड इज द सन ऑफ बी, और आई क्या है, साथ ही साथ सन भी है बी का, ठीक है। जी इज द ब्रदर ऑफ ए, जी मतलब मेल है, जी किसका, ए का ब्रदर है, अब ए का जेंडर हमें नहीं पता। एच इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, अब इसमें क्या हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका बच्चा है, ठीक है, और एच हमें दे दिया कि ग्रैंड फादर ऑफ ए है, मतलब कि इसका स्पाउस हो सकता है एच, तो इसकी 2 कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। या तो एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको, आई जी ये ए, ठीक है। अब या तो आप ये समझ लो कि एच इज ग्रैंड फादर ऑफ जी बोल दिया ना, एच इज, सॉरी क्या बोला था, एच इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए का ग्रैंड फादर एच बोल दिया, तो मतलब ये मेल है और ये फीमेल, ये हो गया स्पाउस, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो गई एच इज ग्रैंड फादर, तो ये भी तो हो सकता है ना कि इनकी जो वाइफ है, मतलब ए की जो मम्मी है, उनके मतलब पापा हो एच, तो भी तो ग्रैंड फादर ही बोले जाएंगे ना। इसमें पैटर्नल या मैटर्नल ग्रैंडफादर तो नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, तो पापा के पापा भी हो सकते हैं, मम्मी के पापा भी हो सकते हैं, एक ही मम्मी के पापा है ना, ये 2 बच्चे हैं, आई के 2 बच्चे हैं, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। तो इनका कुछ और स्पाउस होगा फिर, और इनका कोई और स्पाउस होगा, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट दे रखा है बी इज मैरिड टू, अब देखो यही कैंसिल हो गया, बी इज मैरिड टू सी, अब बी के साथ एच कैसे मैरिड हो सकते हैं, अगर बी मैरिड सी मैरिड है तो ये कट जाएगा, बी के साथ सी, मतलब हमारा ये पॉसिबिलिटी सही है कि ए के नाना जी हैं एच, ना कि ए के दादाजी, ठीक है। तो दादाजी कौन हुए, बी हुए। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, देखिए बी इज मैरिड टू सी, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, बी इज मैरिड टू सी एंड सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, मतलब सी मेल है और बी जो फीमेल है, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ जी बता दिया, ठीक है। ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, अब हमें ई नहीं पता भाई कहाँ आएगा, ठीक है, तो हम एक अलग से बना लेते हैं, ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, मतलब इनके कोई स्पाउस होंगे, मेल है फीमेल है नहीं पता, पर ये फीमेल है, ठीक है, एफ की डॉटर इन लॉ है ई, ठीक है, ई फीमेल है तो ये मेल है, यार मैं गलत कर, बता क्यों नहीं रहा, गलत कर रही हूँ, सॉरी। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, अभी हमें यहाँ नहीं पता कहाँ पुट करनी है, ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, मतलब डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ एफ, मतलब ये नहीं कि कोई सिबलिंग्स नहीं होंगे, हो सकता है मेल कोई ब्रदर हो, ठीक है, पर डॉटर जो है ये सिंगल है, तो एक बार के लिए क्रॉस कर दो इनको, ठीक है, कि डॉटर ये सिंगल है। एल एंड डी आर सेम जेंडर, एल एंड डी जो है वो सेम जेंडर है, अलग से लिख लो ये कंडीशन, सेम जेंडर, ठीक है। एम इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, एम जो है ई की ओनली डॉटर है, मतलब ये मैरिड तो है ही है, बोला है कि कोई भी सिंगल पेरेंट, सिंगल जो पर्सन है वो पेरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एम इज द डॉटर ऑफ ई, तो एम भी डॉटर है, तो इनके कोई ना कोई स्पाउस तो पक्का है। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, अब ई जो है वो सिस्टर, ई जो है भाभी है या ननंद है जो भी है, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, तो एल यहाँ रख दो, भाभी ही होंगी यहाँ पे, ये सिस्टर होंगे या ब्रदर होंगे जो भी होंगे उनकी ई भाभी होगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ का 2 मतलब होता है ना, ब्रदर, अच्छा साली भी हो सकता है, ठीक है, और भाभी भी हो सकता है और ननंद भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकती है, सिस्टर इन लॉ तीनों चीजों को बोलते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। देन आई इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, आई जो है वो फादर इन लॉ हैं जे के, मतलब इनका कोई तो बच्चा है जो जे से मैरिड है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये 2 ही बच्चे हैं और कोई बच्चे भी हो सकते हैं, तो हम अभी नहीं मेंशन करेंगे, हम अलग से कंडीशन लिख लेंगे दैट आई इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, अब ये मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जे मेल मेंबर है तो पक्का इनकी कोई बेटी है, अभी तक हमें बेटा पता चला है इनका, बेटी हमें पता नहीं ए बेटी है नहीं है या और कोई बेटी है, तो हम इसको एज इट इज रहने करेंगे, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों हमें इसमें फिट करनी है, ठीक है। देन के इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, के इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, मतलब मैटरनल अंकल कौन होते हैं, मामा जी, तो एम के मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के भाई, देखो भाई तो हैं के, क्योंकि ये ओनली डॉटर है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं हो सकते, भाई एक और 2-4 हो सकते हैं, पर डॉटर सिर्फ ये इकलौती है, ठीक है, ये हो गया। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, डी जो है वो सी के ब्रदर इन लॉ है, मतलब बी के भाई हैं डी, ठीक है, तभी तो होंगे ना ब्रदर इन लॉ, साला, वाइफ का भाई क्या लगेगा सी का, साला, ब्रदर इन लॉ। हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, सी के कोई सिबलिंग्स नहीं है, सी का कोई, अब यहाँ पे ना भाई है ना बहन है, क्रॉस कर दो। एफ इज द स्पाउस ऑफ एच, एफ जो है अब ये फिट होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे फिट हो पाएगा क्योंकि इसने बोल दिया एफ जो है एच का स्पाउस, एफ यहाँ फिट हुआ, ठीक है। एफ की बेटी ई थी, ई यहाँ फिट हो गई, ई का भाई के था, के यहाँ फिट हो गया, ई का पति आई है, आई का जो भाई है, भाई या बहन पता नहीं कौन है, एल है। अब एल हमने कंडीशन लिखी थी कि एल और डी का जो है सेम जेंडर है, डी का मेल है तो भाई ही है, एल भी मेल है, ठीक है। अब ई की बेटी एम है, मतलब इन दोनों के 3 बच्चे हैं, एक और इनकी बेटी है वो एम है, ठीक है, एम इनकी बेटी है। आई की बेटी का पति, और ये ओनली डॉटर भी थी, ठीक है, ओनली डॉटर भी थी, हमने कहीं पढ़ा था, एम कहाँ है, एम वॉज दी ओनली डॉटर ऑफ ई, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ ई, है ना,
ओनली डॉटर है, मतलब ये पक्का लड़का है, ये पक्का भाई है। तो इन दोनों के जो 3 बच्चे हैं आई और ई के, और इसका जो पति है वो जे है। समझ आया? काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मेंबर्स थे हमारे, 13 मेंबर्स थे। मेल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 मेल हैं तो बचे हुए 4 फीमेल हैं। सारे मैरिड हो रखे हैं जिन जिनके बच्चे, इनका बच्चा मैरिड है, इनका बच्चा मैरिड है, इनके बच्चे हैं 3 मैरिड है, और ये मैरिड, इनके कोई बच्चे नहीं है, ठीक है। तो 4 मैरिड कपल्स हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 मैरिड कपल्स भी आ गए, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होता है, मतलब एक ट्री मेन बना के रखो और छोटी छोटी कंडीशंस है वो साइड में लिखो और फिर इसके अंदर फिट करते जाओ, लास्ट में सब फिट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ब्लड एंड रिलेशंस फॉर आरबी असिस्टेंट मेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये दे रखा है एक टैग बनेगा, हायरार्की का क्वेश्चन है डेजिग्नेशंस का, ठीक है। 7 पर्सन्स ABCDEFG आर वर्किंग इन इंडियन आर्मी डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज जनरल, ब्रिगेडियर, कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, मेजर, कैप्टन एंड सूबेदार। ये दी हुई है डेजिग्नेशन, तो हम डेजिग्नेशन बना लेते हैं पहले, ठीक है। क्या क्या दी हुई है? जनरल दिया हुआ है, देन ब्रिगेडियर दिया हुआ है, कॉलोनल दिया हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी, जैसे आपको समझ में आए वैसे डिनोट कर लें, शॉर्ट फॉर्म में। पूरा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत। देन मेजर दिया हुआ है, देन कैप्टन दिया हुआ है, देन सूबेदार दिया हुआ है, SB कर लो इसको, ठीक है। और ये 7 लोग हैं, और ये क्या कर रहे हैं? फटाफट बना लेना इसको, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक तो इनका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, एक पर्सन प्लेस करने, और साथ में इनको ना कुछ फ्लावर्स पसंद है, वो फ्लावर्स भी हमें प्लेस करने हैं। सीनियर मोस्ट जनरल है और जूनियर मोस्ट जो है वो सूबेदार है, ठीक है। हम कंडीशंस शुरू करते हैं। ओनली 2% डेजिग्नेटेड सी एंड द वन हु लाइक्स रोज हु इज ईदर मेजर और कॉलोनल। अब रोज जिसको पसंद है वो या तो मेजर है या कॉलोनल है, तो हम इसको तो पुट कर ही सकते हैं इसमें, ठीक है। या तो ये मेजर है रोज वाले, या रोज वाले जो है वो कॉलोनल है, ठीक है। और रोज और सी में 2 बंदे हैं। आप चाहो तो पहले पूरी कंडीशंस भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 बंदे रोज और सी में, तो नीचे की तरफ तो जा नहीं पाएगा, 1 2 सी इधर आ जाएगा। हमने 2 ये इसलिए बनाए ताकि एक तरफ हम ABCD लिखें और एक तरफ हम फ्लावर्स लिखते हैं, ठीक है। 1 2 सी इधर आ जाएगा, ठीक है। देन B who likes Lily is the immediate senior of C. B who likes Lily is immediate senior of C. B who likes Lily is immediate senior of C. ठीक है, ये तो हम पुट कर सकते हैं immediate senior. Then as many person senior to the one who likes orchid, as many person senior to the one who likes orchid as junior to A. ऑर्किड के ऊपर जितने उतने ए के नीचे होने चाहिए, ठीक है। ए हु लाइक्स मैरीगोल्ड, और ए को क्या पसंद है? ए को मैरीगोल्ड पसंद है, ठीक है। पूरा ही लिखना, कंजूसी मत कर देना लिखने में, क्योंकि हो सकता है आप फटाफट कुछ RL और ये सब लिख दो फिर खुद कंफ्यूज हो जाओ लिख के, इसलिए अच्छा थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज़्यादा लगेगा पर क्लैरिटी से लिखोगे। ए इज नीदर द इमीडिएट। अब हम इसमें ऑर्किड और ए अभी प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑर्किड यहाँ प्लेस कर देंगे, ऑर्किड यहाँ प्लेस कर देंगे, तो हम ए मतलब यहाँ प्लेस करेंगे, इसके साथ हमें मैरीगोल्ड यहाँ चाहिए। अच्छा, और तो कोई पोजीशन है भी नहीं, ये बची नहीं मैरीगोल्ड ऑर्किड प्लेस करने के लिए। यहाँ पे ऑर्किड प्लेस करेंगे तो यहाँ रोज आ चुका है, तो ठीक है इसमें हम प्लेस कर सकते हैं, ए की पोजीशन है, तो ऑर्किड हम यहाँ प्लेस करेंगे, तो हमें ए और मैरीगोल्ड अभी मैं MG से डिनोट करी, हमें यहीं प्लेस करना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं, तो बीच में तो आ नहीं सकता क्योंकि 7 वाला है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, तो हमें तो जितने इसके ऊपर उतने इसके नीचे चाहिए, तो उस हिसाब से मिडिल में कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ 2 पे पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑर्किड और मैरीगोल्ड नहीं आएगा। हम यहाँ 2 पे पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं आ पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ऑर्किड की, ठीक है। ऑर्किड अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ए और मैरीगोल्ड हमारा यहाँ आ जाए। अच्छा, ऑपोजिट भी हो सकता है, ऑपोजिट भी आप पुट करके देखिए। अगर हम ऑर्किड यहाँ प्लेस करते हैं तो ए और मैरीगोल्ड यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम ऑर्किड यहाँ प्लेस करते हैं तो ए और मैरीगोल्ड यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर हम ऑर्किड यहाँ प्लेस हो ही नहीं सकता, तो ये वाला तो सही है। अगर हम उल्टा करते हैं, ऑर्किड हम यहाँ प्लेस करते हैं, ए और मैरीगोल्ड यहाँ आ सकता है, तो आप एक और कंडीशन बना सकते हो, ठीक है। पहले हम इस पर सॉल्व करके देख लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। ठीक है, हम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ये हमारा सी पहले से था, बी पहले से था, लिली पहले से था, और यहाँ पे हमारा रोज पहले से था, ठीक है। रोज के 2 छोड़ के सी था, सी के इमीडिएट सीनियर जो थे बी थे और लिली था, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे हम ऑर्किड रखें तो ए और मैरीगोल्ड आ सकते हैं, यहाँ पे ऑर्किड रखें ए और मैरीगोल्ड, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाली पॉसिबिलिटी को हम बाद में चेक करेंगे, एक बार हम इन 2 पॉसिबिलिटीज में करके देखते हैं, वरना हमारी 4 पॉसिबिलिटीज बन जा रही हैं जो बहुत हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। ए इज नीदर इमीडिएट सीनियर ऑफ द वन हु लाइक्स रोज नॉट डेजिग्नेटेड एज सूबेदार। तो ए जो है इमीडिएट सीनियर रोज का नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम ए यहाँ नहीं रख पाते, इमीडिएट सीनियर नहीं होना चाहिए रोज का। ए हम इधर नहीं रख पाते, ए इधर इसमें तो रख ही नहीं पाते, ठीक है। तो ए रोज का इमीडिएट सीनियर जूनियर हो सकता है पर इमीडिएट सीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए जो है रोज का इमीडिएट सीनियर नहीं होना चाहिए। नॉर इज डेजिग्नेटेड एज सूबेदार। ए जो है वो सूबेदार भी नहीं होगा, ठीक है। ए यहाँ नहीं आ सकता, तो ये वाला केस जो है हमारा ये चला जाएगा, क्योंकि ए सूबेदार नहीं हो सकता। इसमें भी ए इधर रखने वाली पॉसिबिलिटी चली जाती है, तो हम या तो ए इधर रख सकते हैं या ए इधर रख सकते हैं, ठीक है। अब इधर रखेंगे तो इधर ऑर्किड आ जाएगा, और इधर रखेंगे तो इधर ऑर्किड आ जाएगा, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट इज द वन हु लाइक्स ट्यूलिप इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू डी। अब इसमें ए की पॉसिबिलिटी बन रही है, द वन हु लाइक्स ट्यूलिप इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू डी, मतलब ऐसे, ठीक है। 1 2 3, तो इसमें ए की जगह बन रही है, हम डी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 ट्यूलिप ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ नहीं सकता, ऑलरेडी ए है, तो इसमें ए की पॉसिबिलिटी डी इधर आ जाएगा, 1 2 3 ट्यूलिप हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज more than 1% designated between F and the one who likes lotus. F
1 प्लस लोटस, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लोटस और एफ के बीच में एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, लोटस और एफ के बीच में एक से ज़्यादा लोग हैं। तो अगर मैं एफ यहाँ रखती हूँ तो लोटस यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। एफ यहाँ रखूंगी तो भी लोटस इधर आएगा, तो एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, हम आगे कंडीशन देख लेते हैं, ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। ई लाइक्स नीदर डेजी नॉर रोज, तो ई ना इधर नहीं आ सकता, इस वाले में ई नहीं आ सकता। और डेजी अभी हमें नहीं पता कहाँ प्लेस होगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा लोटस पक्का यहीं प्लेस होगा, चाहे एफ इधर आए चाहे इधर आए, तो लोटस हम प्लेस कर देते हैं एक बार के लिए, और ये डेजी हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ई डज नॉट लाइक डेजी ऑल्सो, ई डेजी को भी नहीं पसंद कर रहा, तो ई पक्का किधर आएगा, ट्यूलिप में ही आएगा ई, ठीक है। अब ट्यूलिप में अगर ई आएगा तो हमें एफ यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि एफ यहाँ रखेंगे तो एक ही बंदा हो पाएगा एफ और लोटस के बीच में, हमें एक से ज़्यादा चाहिए, तो 1 2 3 लोग हो गए एफ और लोटस के बीच में, ठीक है। तो अब कौन सा बच गया, बस एक लेटर बचा है जी। तो हमारा ये केस हमें एकदम सही नज़र आ रहा है। आप अगर ये वाले केस भी बना के देखिएगा, पर ट्राई करिए कि पहले 2 केस आप पहले बना के देखें, बाद में अगर आपको दोनों ही नहीं समझ में आया तब जाके आप तीसरे चौथे पे जाइए, पहले पे 3 4 केसेस बना के बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो ये वाला केस है जो सही बनेगा, लिली बी, ऑर्किड सी, डेजी एफ, ट्यूलिप ई, रोज जी एंड मैरीगोल्ड ए एंड लोटस इज डी, ठीक है। और ये इसकी डेजिग्नेशन होंगी फ्रॉम सीनियोरिटी टू जूनियर, ठीक है। तो हमारी 6-7 पजल्स हो चुकी हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लेवल की, उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है पर उतनी इजी भी नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इस तरह के पजल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ भी अगर हौच पौच हो गया हो तो सॉरी, ये अभी मैं स्टार्टिंग है मेरे लेक्चर्स की, तो आई विल इम्प्रूव इट धीरे धीरे। और कोई भी बैकग्राउंड नॉइजेस आई, यू पी पा पू पू, तो ऑब्वियसली वी लिव इन अ प्लेस सराउंडेड बाय पीपल, थोड़ी बहुत नॉइजेस आ सकती हैं। आई डोंट हैव दैट मच हाई लेवल ऑफ अपैरेटस राइट नाउ, बस आई ट्राई टू हेल्प यू, क्योंकि हम ऐसे पेपर पे सॉल्व करते हैं तभी हमें ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं आपके लिए पेन पेपर एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ कि हम एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करना रहता है, ठीक है। Thank you so much. Please do like it, do share it if you like it, and do comment what I should improve further.